के मोतियों की माला हाइफा, कलाकारों के लिए है नया उजाला हाइफा, फनकारों के लिए है नया उजाला हाइफा, 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 हाइफा। दोस्तों नमस्कार, मैं रामपाल बलहारा। आपको सूचित किया जाता है कि आज की लाइफ जर्नी हमारे बीच में होगी सुनीता डाबर जी की, और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सुनीता डाबर जी को कि वो आएँ, अपनी यात्रा को हमारे मध्य रखें, और इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आएंगी बीच में रमाकांता जी। रमाकांता जी प्लीज़ आप आइए, क्योंकि आप सुनीता डाबर जी को बहुत ही अच्छी तरह से बचपन से जानती हैं, और फिल्मों में लाने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है उनको आगे बढ़ाने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए। तो मैं आमंत्रित करता हूँ हाइफा परिवार के सभी माननीय सदस्यों को रमाकांता की राम राम। आज हाइफा के मंच पर जीवन यात्रा श्रृंखला में सुनीता डाबर उर्फ सुनीता पुनिया हमारे बीच अपनी मधुर स्मृतियाँ, खट्टे मीठे अनुभव लेकर आएंगी। सुनीता जी, हाइफा परिवार की ओर से आपका स्वागत है। वैसे तो मैं आपके फिल्मी क्षेत्र में प्रवेश की साक्षी हूँ। अपने हाथ से लगाए पौधे को पल्लवित होते मैंने देखा है, किंतु फिर भी हम सब आपके मुखारविंद से सब सुनकर भरपूर आनंद उठाएंगे। आपकी इस यात्रा का संचालन करने के लिए आपके साथ हम सबके अतिरिक्त विशेष रूप से रवि चौहान जी, राजेश बब्बर जी, रामपाल जी, संदीप शर्मा जी और रेखा जी रहेंगी। मेरा अरविंद स्वामी जी से भी विशेष आग्रह है कि वे भी साथ रहें। सभी से विनम्र प्रार्थना है कि पहले सुनीता जी को अपनी बात कहने दें, उसके बाद आपस में चर्चा करें। सुनीता जी, पुनः पूरे हाइफा परिवार की ओर से आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांता जी। ये मेरे लिए तो पहली बार है मैं आपको सुन रहा हूँ। बड़ी मधुर वाणी है आपकी, बहुत सुंदर शब्द आपने इस्तेमाल किए। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। और सुनीता डाबर इस टाइम वेटरन एक्ट्रेस हैं और अपने ज़माने में काफ़ी चर्चित अभिनेत्री रही हैं और लगातार काम कर रही हैं। मैंने भी उनके साथ हरियाणवी और पंजाबी फिल्मों में काम किया है। बहुत ही मिलनसार, बहुत ही शालीन स्वभाव की हैं, हंसमुख और सभी के साथ मिलजुल कर काम करने वाली लेडी है। हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री या हरियाणवी कलाकारों की जो टोली है उसका एक अभिन्न अंग है। जहाँ भी हरियाणवी की बात होती है, चाहे वो इंटरनेशनल फेस्टिवल हो या कोई गायन का कार्यक्रम हो, आप हम में से सुनीता डाबर को ज़रूर पाएंगे। तो आज उनकी जीवन की यात्रा हम सुनने जा रहे हैं, और मैं सभी हाइफा परिवार की तरफ से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं सुनीता डाबर जी का। आइए सुनीता जी, हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। धन्यवाद। गुड इवनिंग सभी को। हाइफा फैमिली के सभी मेंबर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं आज बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि आज मुझे यह मौका दिया गया कि मैं अपनी लाइफ जर्नी आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ। तो कोशिश करूँगी अपनी ज़िंदगी के कुछ खास लम्हे आप सभी के साथ शेयर करूँ। सबसे पहले मैं आज उषा शर्मा जी के ब्रदर की जो डेथ हुई है उसके लिए उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। तो पूरे हाइफा फैमिली की तरफ से उनको श्रद्धांजलि है। थैंक यू यशपाल सर, थैंक यू रवि सर, थैंक यू रमांटे, बब्बर सर थैंक यू, रामपाल बलारा सर थैंक यू, संदीप जी थैंक यू, एंड सुशील सैनी जी थैंक्स अ लॉट, रेखा जी थैंक यू। मैं अपनी जर्नी शुरू करती हूँ अपने बचपन से। मेरा जो पैतृक गांव है वो झज्जर है, मेरे दादा दादी का घर वहीं है।
अब तो वहाँ चाचा जी रहते हैं मेरे। तो दादा दादी के बारे में बताना चाहूँगी कि वो अंग्रेज़ों के टाइम में टीचर थे, और उसके बाद वो झज्जर में एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुए थे। बहुत खूब सुनीता जी, प्लीज़ गो अहेड। हम सब सुन रहे हैं और अपने आराम से अपने बचपन के वृतांत से शुरू कीजिए और आगे बढ़िए प्लीज़। थैंक यू। मेरी जो एजुकेशन है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड तक मैंने झज्जर में ही की, मेरे दादा दादी के स्कूल में। और दादाजी दादी जी को एजुकेशन से बहुत ज़्यादा लगाव था, तो उन्होंने अपने सभी बच्चों को एजुकेट किया। हमारी कोई खेती वगैरह नहीं थी, हाँ घर में भैंस वगैरह हमने रखी हुई थी। तो उन्होंने सब बच्चों को, मेरे 7 चाचा ताऊ हैं और 2 बुआ हैं मेरी, तो सबको हायर एजुकेशन दिलवाई और सब अच्छी पोस्टों पे पोस्टेड रहे। और उसके बाद सबकी पोस्टिंग अलग-अलग जगह हुई, तो मेरे पापा जी की पोस्टिंग जगाधरी हो गई थी, तो हम 3rd क्लास के बाद पापा जी के साथ जगाधरी चले गए थे। रामपाल सर, आपका ऑडियो बहुत कम आ रहा है, बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा। थोड़ा सा लाउड या देखो क्या हो रहा है। फैमिली के बारे में बताना चाहूँगी, मेरे पापा जी एज ए मैनेजर पोस्टेड थे हैफील्ड में। और मेरे 3 भाई हैं मेरे से छोटे, 2 ट्विन्स हैं, उसके बाद एक और छोटा है। तो हम सबकी पढ़ाई हरियाणा के अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। पापा की जहाँ पोस्टिंग होती थी तो वहाँ हमारी पढ़ाई हुई। तो हम काफ़ी हरियाणा घूमे पापा की जॉब में। सुनीता, आपका स्वागत है। मैं जनार्दन शर्मा बोल रहा हूँ। और सुनीता देखिए, सुख दुख तो हमारे साथ, हमारे जीवन के साथ लगे रहते हैं। उषा जी के साथ जो आपका लगाव है, उससे जो आपकी पीड़ा है, मैं उसको समझता हूँ। लेकिन डियर, शो मस्ट गो ऑन। तो आइए और अपनी यात्रा के संस्मरण हमें धीरे धीरे बताइए। 8th क्लास मैंने भिवानी से की थी, और उसके बाद फिर हम वापस झज्जर आ गए थे। पापा की पोस्टिंग रोहतक हो गई थी, और 9th और 10th मैंने झज्जर से की। उसके बाद फिर 10th के बाद पापा ने रोहतक में अपना मकान ले लिया और हम फिर रोहतक शिफ्ट हो गए थे। और फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, आईसी कॉलेज रोहतक में। तो वहाँ से मेरी कॉलेज की जर्नी शुरू हुई। मेरे ब्रदर हैं जो 2 मुझसे छोटे, उन्होंने एमडी यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की। एक ने एमबीए एमकॉम किया था, वो आजकल दिल्ली में पोस्टेड है। उससे छोटा है, उसने मैथ्स में पीएचडी की और वो एसटी कॉलेज में लेक्चरर है। उन सबसे छोटा है जो उसने कुरुक्षेत्रा से इंजीनियरिंग की थी, एमटेक की थी, तो वो आजकल कैथल में लेक्चरर है। छन्नो राम राम, बहुत बढ़िया दिन है आज। आज तो हम छन्नो न सुनेंगे। छन्नो जो कि इतनी कमाल की इंसान है कि जो एक बार मिलने तो बस अपना हो जाए। वेलकम छन्नो एंड गॉड ब्लेस यू। एंजॉय योर जर्नी। के बाद जो ब्रदर हैं वो ट्विन्स हैं, उनके बाद एक और है। और जो मेरे बाद है ब्रदर, उसने एमकॉम एमबीए किया था एमडी यूनिवर्सिटी से ही। वो दिल्ली में पोस्टिंग है उसकी आजकल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। उसके बाद जो उससे छोटा है वो उसने पीएचडी किया था मैथ्स में, वो एसटी कॉलेज पानीपत में पोस्टिंग है उसकी। उसके बाद जो छोटा है उसने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एमटेक किया था, वो आजकल कैथल में पोस्टेड है। बचपन से ही मुझे गाने का और डांस करने का बहुत शौक रहा, और मैं स्कूल के हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करती थी। और गाने का तो मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक था। मुझे याद है मेरे दादाजी अपने स्कूल में ले जाते थे मुझे, और वहाँ पर मेरा गाना सुनवाते थे। कोई हमारे घर गेस्ट आ जाता था तो मेरा गाना ज़रूर सुनवाते थे। तो मुझे बचपन से ही शौक रहा है गाने का और डांस का। और मुझे जो गाने का डांस करने का शौक है, शायद मुझे ये अपने नाना नानी के फैमिली से मिला। मेरे नाना जी बहुत अच्छा गाते थे, और मेरे मामा जी हैं इंदर सिंह लामा, बहुत अच्छे सिंगर हैं वो भी, और बहुत अच्छा गाते हैं। तो
मैंने जो गांव की लाइफ हमने जो एंजॉय की वो मेरे नाना नानी के घर पे की। उनका गांव है भिवानी के पास बजीना, तो हम गर्मी की छुट्टियों में वहां जाते थे। तो पूरी लाइफ जो गांव की थी वो हमने वहां एंजॉय की। वहां हमने देखा गांव में किस तरह रहते हैं, किस तरह से खेत, किस तरह से घर में लेडीज काम करती हैं, कैसे गांव में पानी लेके आते हैं। तो वो सारा माहौल जो है वो नाना नानी के घर हमने देखा गांव का। तो अब मैं आती हूँ कॉलेज में। आईएससी कॉलेज में एडमिशन हो गया मेरा, और मैंने अपने पसंद का सब्जेक्ट लिया म्यूज़िक। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि पहले तो मैं गाती थी, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था उस टाइम। तो सिर्फ मैं गाने सुन सुन के गाना सीखती थी। और अब मुझे कॉलेज में आके गुरु मिल गए थे। मंजू मैम थे हमारे, जो म्यूज़िक सिखाती थी हमें, मेरी क्लास टीचर। और मुझे याद है आज भी, प्रेप क्लास में शायद मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था म्यूज़िक में। और ये न्यूज़ मुझे खुद हमारे वहाँ पे एचओडी थे म्यूज़िक डिपार्टमेंट के, वाजपेयी सर, उन्होंने मुझे बुला के और मुझे बताया था कि तुम्हारे हाईएस्ट नंबर हैं म्यूज़िक में। तो बड़ा अच्छा लगा था उस टाइम सुन के। तो इस तरह से मुझे और ज़्यादा म्यूज़िक से लगाव हो गया था। 10th तक मेरा कोई ऐसा ऐसा नहीं था कि मैंने आगे जाके क्या बनना है या फिल्मी लाइन में जाना है, मैं क्या करूँगी, कुछ भी क्लियर नहीं था। तो जब प्रेप क्लास में मेरे अच्छे नंबर आए तो तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं एमए म्यूज़िक करूँगी और फिर मैं लेक्चरर लगूँगी। और फिर मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऐसे ही मेरी पढ़ाई चल रही थी। तो उसी बीच में चंद्रावल फिल्म रिलीज हुई थी। वो फिल्म मैंने सबसे पहले हरियाणवी फिल्म देखी थी, और उसके गाने और उसके स्टोरी इतना पसंद आया मुझे, मैं उन गानों पे डांस करती रहती थी। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, और मैंने वो कम से कम भी 2-3 बार तो ज़रूर देखी होगी। उसके बाद फिर मैंने सांची फिल्म देखी थी थिएटर में, और सुमित्रा हुड्डा मैम इतने खूबसूरत थे उस फिल्म में, इतने सुंदर लग रहे थे। खूबसूरत तो आज भी हैं, लेकिन उस फिल्म में तो जैसे मुझ पर इन्होंने जादू ही कर दिया। तो मैं वो फिल्म देख के तब मेरे दिल में पता नहीं कहाँ से थोड़ा सा ये हुआ कि काश मैं भी फिल्म कर पाती, कोई इस तरह ही मैं भी डांस करती, इस तरह एक्टिंग करती। तो तब थोड़ा सा मेरे दिल में आ गया था कि मैं कुछ करूं, हरियाणवी सिनेमा में कोई फिल्म में काम करूं। और उसके बाद फिर मैंने छैल गैला जांगी फिल्म देखी थी, शिखा पंडित थे उसमें, तो वो हमारे साथ की ही थी। तो वो वैसे तो वैश कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन हमारे कॉलेज में फंक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट करने आती थी, तो उनसे भी मिली मैं। तब उनको देख के फिर वही बात दिमाग में आई, ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो ये जो हीरोइन बनने का एक सपना सा था, ये इन तीनों हीरोइनों को देख के आया था, उषा जी, सुमित्रा हुड्डा एंड शिखा पंडित जी को। स्कूल टाइम में तो मैं करती ही थी पार्टिसिपेट, फिर मैंने कॉलेज में भी अपना कंटिन्यू रखा, ये यूथ फेस्टिवल वगैरह में पार्टिसिपेट करती रहती थी मैं। और काफ़ी प्राइज़ जीते मैंने उस टाइम। ग्रुप सॉन्ग वगैरह में जाती थी, डांस में जाते थे, तो काफ़ी अच्छा रहा। उसी टाइम अपना उत्सव हुआ था दिल्ली में, तो उसमें भी मैं सेलेक्ट हुई थी, तो हमारा ग्रुप गया था, तो मैं वहाँ भी गई थी 10 दिन के लिए। हमारा कॉलेज का डांस गया था, तो उसमें भी मैं गई थी। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी शायद, तभी जनार्दन शर्मा जी और रमा आंटी हमारे पड़ोसी बन के आए। और इनको, रमा आंटी को बहुत म्यूज़िक का शौक था, ये म्यूज़िक की टीचर रही हैं, बहुत अच्छा गाती भी थी। तो मैं इनको सुनती थी, इनसे काफ़ी कुछ सीखती भी थी। तो हमारी अच्छी एक दूसरे के साथ बातचीत होती रहती थी। जनार्दन शर्मा अंकल, इतना अच्छा नेचर इनका, इतने मिलनसार, इतने अच्छे इंसान हमारे पड़ोस में आए। और तब छैल गाबरू की शूटिंग कर चुके थे ये। उसके बाद ये हमारी धरती हमारी माँ फिल्म बनाने की प्लानिंग चल रही थी इनकी। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारे पड़ोस में इतने अच्छे
एक आर्टिस्ट आके रह रहे हैं, क्योंकि इनकी मैं फिल्में देख चुकी थी, छैल गल्ला जांगी, और बड़ा अच्छा लगता था इनसे बात करके, शूटिंग की, इनसे सुन के किससे किस किस तरह शूटिंग होती है, तो एक इंटरेस्ट मेरा बन गया था उस टाइम तक इनको सुन के। जनार्दन शर्मा बिल्कुल मेरे पापा की तरह मुझसे प्यार करते थे उस टाइम, और आज भी करते हैं। मैं इन्हें अपना गुरु मानती हूँ, रमा आंटी और जनार्दन शर्मा जी को, ये मेरे गुरु हैं। इन्होंने मुझे जो रास्ता दिखाया, शायद उसी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। हम आज ही पता लगा इंदर जी आपके मामा जी है, क्या बात है। और जनार्दन शर्मा जी हमारे पड़ोसी हुए तो अरविंद स्वामी जी, भाल सिंह जी, ये इनका आना जाना लगा रहता था इनके घर, तो शायद इन्होंने भी मुझे देखा होगा। तो मारी धरती मारी माँ फिल्म जब बननी शुरू हुई, तो फिर रमा आंटी ने मम्मी से बात की कि ऐसे ऐसे एक हरियाणवी फिल्म बन रही है, तो आप अगर चाहो तो सुनीता एज ए हीरोइन उसमें काम कर ले। तो हमारे घर में तो एजुकेशन तो अलाउड थी लड़कियों को, लेकिन फिल्मी लाइन का तो हमारे घर में कोई था ही नहीं, मतलब ही नहीं था, क्योंकि ना कोई जेंट्स इस लाइन में था हमारे घर में, और लड़कियों का तो कभी सोचा ही नहीं था। तो उस टाइम मम्मी ने मना कर दिया था। तो घर में चर्चा हुई इस बारे में, पापा से बात हुई मम्मी की, मुझसे भी बात की कि ऐसे ऐसे फिल्म बना रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो पापा ने भी मना कर दिया था उस टाइम, तो क्योंकि हमारे घर में बड़े थे हमारे जो, तो उनका भी ध्यान आता था, फिर ये भी सोचते थे कि लड़की है, आगे पता नहीं रिश्ता होगा नहीं होगा। तो बहुत सी बातें पेरेंट्स के दिमाग में होती हैं लड़की को इस लाइन में भेजने से पहले। उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं, आज तो सब काफ़ी कुछ ओपन हो गया है। जी सुनीता जी, बहुत ही तकलीफ रही होगी उस वक्त, क्योंकि इतने साल पहले, क्योंकि यहाँ ना तो मोबाइल, ना सोशल मीडिया, ना टीवी, ना कुछ था उस वक्त की बात कर रही हैं आप। तो वाकई में परिवार से एकदम से हाँ नहीं मिलती है, बिल्कुल सही बोल रही हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कैरी ऑन, वी आर लिसनिंग यू सुनीता जी। और इसी तरह 8-10 दिन निकल गए, तो फिर एक दिन फिर शर्मा आंटी और अंकल जी फिर आए, और इन्होंने फिर से मम्मी पापा से बात की, क्योंकि मेरे पापा उस टाइम गन्नौर में जॉब करते थे, तो पापा हफ्ते में ही आते थे, तो सैटरडे संडे ही घर पे होते थे। तो उस दिन फिर पापा के पास आए, फिर बात की, फिर शर्मा अंकल ने कहा कि आप प्लीज़ ये काम इस फिल्म में करवा लें, चाहे एक ही फिल्म कर ले ये, लेकिन ये कर ले, अच्छी फिल्म है, मैं भी इस फिल्म में काम कर रहा हूँ, भाल सिंह भी हैं, अरविंद स्वामी हैं, जो इनको सबको जानते हैं, तो एक फैमिली का माहौल रहेगा, तो आप ये कर लें फिल्म, सुनीता को अलाउ कर दें कि ये इस फिल्म में काम कर ले, ये इतनी अच्छी डांसर है, इतना अच्छा इसमें टैलेंट है, तो आप सोच लें इस बारे में। तो आप प्लीज़ एक बार सोच के और बता दें, क्योंकि मुहूर्त उन्होंने डेट फिक्स कर दी थी तब तक, तो सारे कलाकार फाइनल हो गए थे, सिर्फ हीरोइन फाइनल नहीं हुई थी। तो शर्मा अंकल जी ने जिस तरह से भरोसा दिलवाया, जिस तरह से उन्होंने बात की, तो पापा मम्मी काफ़ी इम्प्रेस हुए इनसे, और फिर इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, ये काम करेगी, और तब वो फिल्म के लिए हाँ की थी। और जो फिल्म का मुहूर्त था 5 सितंबर का रखा हुआ था, तो मेरे घर पे ये सब 1 तारीख को आए थे। अरविंद जी थे, उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, और बाल सिंह जी थे, हमारे जनार्दन शर्मा जी, रमा आंटी, और ये सब हमारे घर आए, तब मैंने फिल्म साइन की। और मैंने फिल्म साइन करने से पहले इनको बोला कि मुझे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती, तो अब आप पहले सोच लें, क्योंकि मुझे एक्टिंग का ABC भी नहीं आता। तो तब शर्मा अंकल जी बोले, तू साइन कर दे, एक्टिंग तो हम तेरे से करवा लेंगे। तो तो मैं आज भी याद करती हूँ बात, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। थैंक यू शर्मा अंकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे उस टाइम इतना हौसला दिया कि मैं कुछ कर पाई। और फिर फिल्म के मुहूर्त पे हम गए,
वहाँ पे फिर मेरी मुलाकात लहरी सिंह जी से हुई और बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके, क्योंकि उनको दूरदर्शन पे मैं देख चुकी थी और काफ़ी कलाकारों से मुलाकात हुई। अपने राजू मान जी थे, सुरेश चिकारा जी थे, सुनील बब्बर थे, सीमा कपूर थी और अपने सूरज चौधरी थे और सबसे मुलाकात हुई वहाँ पे। तो इस तरह से मेरी जो है फ़िल्म की शूटिंग शुरू हुई। मेरी जो शूटिंग शुरू हुई, मेरा फर्स्ट सॉन्ग सैड सॉन्ग था, जिस दिन मेरा फर्स्ट डे था और मैं इतनी नर्वस थी उस गाने की शूटिंग के टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं कैमरा फेस कर रही थी। लेकिन मेरे साथ जनार्दन शर्मा जी, अरविंद स्वामी जी, भाल सिंह जी, इन सब ने इतना मुझे सम समझाया कैसे कैमरा फेस करना है, कैसे एक्टिंग करनी है, किस तरह से लिप सिंक करनी है, गाना सुन के किस तरह से पूरा मुझे जैसे बच्चे को सिखाते हैं ना, वैसे इन्होंने मुझे सिखाया और तब वो गाना शूट हुआ। पूरा दिन उसकी गाने की शूटिंग चली थी और बाद में जब स्क्रीन पे देखा वो गाना, बहुत खूबसूरत गाना बना वो। सुनीता जी, ये अपने आप में बोलना बहुत बड़ी बात है। मुझे एक्टिंग नहीं आती। आपको एक बात बताऊं, एक सत्यदेव दुबे डायरेक्टर हैं, टीचर हैं, थे सॉरी, अब मर गए। नसीरुद्दीन शाह के भी और अमरीश पुरी के भी और ओमपुरी के भी, सबके टीचर रहे, मेरे भी। वो उनकी एक एक्सरसाइज है कि कमरे में एक पॉइंट पे देख के सिर्फ ये बोलो कि मुझे एक्टिंग नहीं आती, मुझे एक्टिंग नहीं आती। और ये कमाल की एक्सरसाइज थी। आपने तो कैजुअली बोल दिया सुनीता जी, थैंक यू सो मच। और आपने उसके बाद शर्मा जी को, जनार्दन जी को सैल्यूट, और हमारी भाभी जी या जो भी बोले हम, उनको भी थैंक यू सो मच, जिन्होंने आपको बुस्टअप किया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये एक ऐतिहासिक क्षण है। रियली थैंक यू सो मच सुनीता जी, आप शेयर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी, वी आर लिसनिंग। वाह, क्या बात है सुनीता जी। सैल्यूट टू यू, अरविंद जी, जनार्दन जी, और हमारे बहुत हरियाणा के मोहम्मद रफ़ी, भाल सिंह जी, सबको सैल्यूट है। सारे लीजेंड के साथ आप काम कर चुके हैं, क्या बात है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज कैरी ऑन, वी आर लिसनिंग। और उसके बाद मेरा सेकंड सॉन्ग था बारिश वाला, नानी नानी बूंदियाँ पड़े। तो उसकी 2 दिन तक शूटिंग चली। खेतों में बाग था काफ़ी बड़ा एक, वहाँ पे शूटिंग हुई। तो फायर ब्रिगेड से जो है पेड़ों पे पानी डालना जाता था और बारिश की वजह से जो है नीचे ज़मीन पूरा इतना फिसलन वाली ज़मीन थी वो, कि उस पे डांस करना बहुत मुश्किल था। लेकिन वो गाना किया। 2 दिन तक हम ऐसे ही बारिश में ही गाना किया हमने और वो अलग ही एक्सपीरियंस था मेरे लिए। बहुत खूबसूरत गाना बना वो भी और काफ़ी हिट भी हुआ वो गाना। तो आज मैं जब उस टाइम को याद करती हूँ तो कितना मुश्किल से वो गाना हमने फिल्माया था, और आज जब मैं देखती हूँ खुद को उस गाने में डांस करते हुए खुद को, तो एक एक सीन मुझे याद आता है कि कहाँ मेरा पैर फिसला था, कहाँ मैं खुद को संभाल रही थी, कैसे गाना फिल्माया गया। तो बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है इस गाने के साथ मेरे। इतनी सच्चाई और ईमानदारी से, प्यार से आप शेयर कर रही हैं ना सुनीता जी, रियली रियली वी लव यू। और आप इतनी सुंदर अभी भी हैं, लेकिन उस वक्त तो बवाल, क्या सुंदरता थी आपकी। तो देखे मैंने फोटोग्राफ्स, मैं शेयर करता हूँ, बहुत ही बढ़िया। प्लीज कैरी ऑन सुनीता जी, वी आर विद यू। सुनीता, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, बीच में क्षमा चाहूँगा टोकने के लिए। ये देखिए, जो आप में डांसिंग का, एक्टिंग का जो हुनर आया है, मैं मानता हूँ कि ये आपको आपकी मम्मी से मिला है। और जिस दिन अरविंद जी, भाल सिंह जी, हम इकट्ठे
थे और बराबर वाले मकान में ही मैं रहता था। तो शाम को आपकी मम्मी आई और कहने लगी, शर्मा जी मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ, तो आप मुझको हीरोइन लीजिए। तो मैंने कहा, मैडम ऐसा है, भाल सिंह जी हीरो का रोल कर रहे हैं, तो इसमें आपकी और उनकी उम्र में बड़ा फ़र्क है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस समय जो फिल्में बनती को आपकी मम्मी भी एक बहुत सफल हीरोइन होती। और उसके बाद मेरा थर्ड सॉन्ग था टाइटल सॉन्ग मारी धरती मारी माँ। बहुत खूबसूरत गाना बना, ये भी खेतों में शूटिंग थी हमारी 2 दिन तक। और इसमें मैंने रेहट पे बैठ के शूट किया, इसमें मैं बैलों के साथ शूट किया, इसमें मैंने अ, इतने सारे जो आर्टिस्ट थे उनके साथ डांस किया। तो ये भी एक अलग तरह का ही गाना था जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है ये गाना। मुझे इस गाने की सबसे बढ़िया जो बात लगती है, एक तो इसकी ड्रेस मुझे बहुत पसंद थी, हरियाणवी ड्रेस में था ये सॉन्ग। और जनार्दन शर्मा जी भी इस गाने में हैं। तो मैंने जो क्लिप भेजी है, स्पेशली मैंने वो क्लिप जनार्दन शर्मा जी के डांस की वजह से भेजी थी। उसमें इन्होंने इतना अच्छा डांस किया है, इतना अच्छे लग रहे हैं ये डांस करते हुए, पूरा खुल के इन्होंने डांस किया। और जो गाना है वो एक देशभक्ति से लिप्त है और उसमें लक्ष्मी चंद जी का भी जिक्र है इस गाने में। तो मैंने ये क्लिप भेजी थी, शायद आप लोगों ने देखी होगी। और ये गाना भी बहुत हिट हुआ है। और गानों के बाद फिर मेरी फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी। और उसके बाद काफ़ी सीन भाल सिंह के साथ थे, राजू मान जी, सुरेश शिकारा जी, इनके साथ थे। और काफ़ी एंजॉय किया। उस टाइम हम खेतों में शूटिंग करते थे, तो वैनिटी वगैरह नहीं होती थी, तो हम खेतों में ही बैठ के खाना वगैरह वहीं खाते थे, इकट्ठे बैठते थे, वहीं बातें करते थे। तो वो एक बॉन्डिंग सी बन गई थी, एक फैमिली जैसा माहौल मिल गया था मुझे। और मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो गई थी जब तक मेरी शूटिंग ये शुरू हुई डायलॉग वगैरह की। और सबने काफ़ी कोऑपरेट किया मेरे साथ। मैं सबसे छोटी थी उस टाइम, 18 साल की थी मैं। और सब मुझे, जहाँ भी मैं थोड़ा बहुत गलत होती थी तो मुझे बड़े प्यार से समझाते थे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो इस तरह से फिर मेरी शूटिंग हो गई थी। शूटिंग हमारी दिन में होती थी और कुछ शूटिंग हमारी रात की हुई थी। 3 दिन तक हम गांव में रात की शूटिंग की थी हमने। तो वहाँ पर जो है पूरी रात जागना पड़ता था। दिन में आके थोड़ा रेस्ट करते थे, फिर शाम को निकल जाते थे गांव में जहाँ पे हमारा सेट था। तो ये हमारी सारी शूटिंग भाल सिंह बलारा हैं, उनके गांव में, उनके खेतों में, उन्हीं के घर की शूटिंग हुई थी हमारी सारी। और उस टाइम इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी शूटिंग के टाइम पे। जो कैमरा रील थी वो भी बॉम्बे से ही आती थी। और डबिंग का तब इतना चलन नहीं था, तो हम जो शूट करते थे उसी टाइम साथ के साथ हमारी डबिंग हो जाती थी। डायलॉग साथ साथ बुलवा के वो रिकॉर्ड कर लेते थे। और रील जो बॉम्बे से आती थी तो ये होता था कि कभी कम ना पड़ जाए, तो इसलिए हमारी रिहर्सल ज़्यादा होती थी। अरविंद जी पहले रिहर्सल करवा लेते थे, उसके बाद ये इतना ऑप्शन रखते थे कि 1 या 2 टेक में ये फाइनल रिकॉर्ड हो जाए हमारा। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता था कि 1 या 2 टेक में ही ओके हो जाए सीन। तो इस तरह से मेरी शूटिंग हो गई 15 दिन की और मेरा काम ख़त्म हो गया। मैं वापस आ गई घर पे। ये शूटिंग मेरी कॉलेज में छुट्टियां होती थी सितंबर की, उन दिनों में हो गई थी। तो मैंने आके कॉलेज में जब गई तो किसी को नहीं बताया मैंने कि मैं कोई फ़िल्म करके आई हूँ। और ना हमारी फैमिली में से किसी ने हमारे और फैमिली मेंबर्स को बताया कि फ़िल्म की है मैंने कोई। क्योंकि उनका बहुत डर था हमें कि कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो फैमिली का डर बहुत ज़्यादा था। शूटिंग के टाइम भी मुझे बहुत ज़्यादा डर था इस चीज़ का कि किसी को पता लग गया तो कोई क्या बोलेगा मेरे बारे में। क्योंकि इतना आज़ादी नहीं थी लड़कियों को। अ, पापा मम्मी ने मेरा साथ दिया, ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम मेरे लिए। तो और मेरे ब्रदर वगैरह बीच में आते रहते थे शूटिंग के टाइम। तो पापा की पोस्टिंग गन्नौर थी उस टाइम, तो सोनीपत के आसपास ही शूटिंग होती थी। और सोनीपत में हमारा स्टे था, तो पापा रात के टाइम आ जाते थे
जहाँ हमारा स्टे था वहाँ पे, और मॉर्निंग में ड्यूटी पे चले जाते थे। और फिर टाइम आया फिल्म रिलीज का, तो फिल्म बन गई, अब पोस्टर लगने शुरू हो गए। तो तब ये डर सताने लग गया कि अब फैमिली वालों को पता लगेगा, कोई कैसे रिएक्ट करेगा, कोई क्या बोलेगा। तो बड़ा एक डर सा रहता था दिमाग में कि अब अब क्या करेंगे, किसी ने कुछ बोल दिया तो। मेरे दादाजी थोड़ा गर्म स्वभाव के थे, तो उन्हें बिल्कुल भी ये लाइन पसंद नहीं थी, तो उनका सबसे ज़्यादा डर था हमारे दिलों में। और फिल्म के जब पोस्टर लगे तो मोस्टली पोस्टर सोनीपत स्टैंड में आईसी कॉलेज के आसपास ही लगे, और कॉलेज से निकलते ही सामने पोस्टर दिखता था। और मुझे ये डर के कॉलेज में ही पता लगेगा अब, तो कैसे रिएक्ट करेंगी साथ वाली लड़कियां, कैसे गली वाले रिएक्ट करेंगे, कैसे पड़ोसी रिएक्ट करेंगे। तो बहुत डर लग रहा था उस टाइम मुझे, मेरी फैमिली को। और फिल्म रिलीज हुई तो फर्स्ट शो फिर हमने सबने, पूरी टीम ने इकट्ठे देखा था संगीता थिएटर रोहतक में। तो खुद को बड़े पर्दे पर उस टाइम जब देखा तो एक अलग ही अनुभव था, एक सपना सच हो रहा था जो मैंने कभी देखा था। तो वो कभी नहीं भूल सकती मैं वो पल, जब मैंने खुद को फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी स्क्रीन पे देखा। और बहुत अच्छी फिल्म बनी थी वो, बहुत ही हिट भी रही वो फिल्म। और बहुत अच्छे गाने थे, बहुत अच्छी स्टोरी थी, सबने इतना अच्छा काम किया था, सारे आर्टिस्ट इतना अच्छा माहौल में जो काम किया, जो फिल्म बनी, वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। उसके बाद फिर जब फिल्म लगी तो फिर हमने फैमिली मेंबर्स को बताया कि ऐसे ऐसे फिल्म में काम किया है, तो आप लोगों को देखनी है फिल्म तो आप आ जाइए। तो तब दिल्ली और झज्जर से मेरी फैमिली आई थी, और उन्होंने सबने फिर मेरे साथ मूवी देखी थी, और फिर काफ़ी मेरी तारीफ भी की। और कोई भी ऐसा नहीं था जिसने ये बोला हो कि तूने काम क्यों किया। और हमारा जो डर था वो उस टाइम फिर वो निकल गया कि फैमिली साथ थी हमारे, सबने इतनी तारीफ की कि चलो तुम इस लाइन में आई, तुम्हारे शौक थे डांस सिंगिंग के, तो वो तुम्हारा पूरा हुआ। तो मुझे फैमिली से भी पूरा सपोर्ट मिला। फिर उसके बाद जब मेरी फिल्म लगी, फैमिली मेंबर्स के साथ मैं देखने गई, तो काफ़ी लोगों ने मुझे, 2-3 बार मैं गई तो पहचान लिया था मुझे, और बड़ा मुश्किल से हम घर पहुंच पाए थे। तो उसके बाद फिर हम ने जो फिल्म देखी तो वो रात के शो ही देखते थे, फिर हम दिन में जाना हमने बंद कर दिया था। तो अब मेरी ये फिल्म तो कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर मेरी बीए भी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मेरे रिश्ते की बातें चलने लगी, तो डॉक्टर साहब का रिश्ता आ गया था तब तक। और बीए के बाद मैंने बीएड ज्वाइन कर ली थी, और उसके बाद मेरी शादी फाइनल हो गई थी। तो बैरी फिल्म के लिए ऑफर आया था, तो मैं वो बैरी फिल्म नहीं कर पाई थी क्योंकि रिश्ता मेरा फाइनल हो गया था। ये सुनीता ने जो अपनी फिल्म रिलीज़ के बारे में जो बात बताई है, ये बिल्कुल सही है कि जब इसकी फिल्म रिलीज़ हुई तो सोनीपत स्टैंड पर पोस्टर लगे, उसमें शर्मा जी का भी फ़ोटो था, ऊपर इसका फ़ोटो था। जो पड़ोस की महिलाएं थी बूढ़ी, वो आके मुझसे पूछने लगी, अरे जनाब की बहू, यो जनार्दन के साथ या छोरी तुम्हारे पड़ोस की है पूनिया की? तो मैं विनम्रता से बोली, मैंने कहा हाँ जी। अरे इतने तो बहुत अच्छो काम करो, बहुत अच्छो काम करो, ये कितनी सूदी छोरी, सुथरी छोरी, बहुत बढ़िया काम करो। तो मैं आज सुनीता जी आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि उन बंदिशों के बीच जब आपको इतनी प्रशंसा मिली, तब आपको, आपकी मम्मी को, पापा को, भाइयों को कितना सुख मिला होगा। आप प्लीज़ वो पल हमसे साझा कीजिए। बीए फाइनल करते करते मेरे जो है डॉक्टर साहब का रिश्ता आ गया था मेरे लिए, और मैंने बीएड ज्वाइन कर ली थी। तो बीएड ख़त्म होने के बाद मैं एमए म्यूज़िक करना चाह रही थी, लेकिन एमए म्यूज़िक के लिए फिर रेगुलर क्लासेस करनी पड़ती थी। तो 88 में फिर मेरी मैरिज हो गई और मैं म्यूज़िक एमए नहीं कर पाई, और फिर मैंने हिंदी में एमए किया था।
जब मेरी मैरिज हो गई तो उसके बाद हमने चंडीगढ़ में रहना शुरू किया। तो एक बार रफ़ी नाइट देखने के लिए मैं गई। तो वहाँ जब मैंने रफ़ी नाइट देखी तो एक दिल में आया कि ये सिंगिंग प्रोग्राम है, कंपटीशन है, तो इसमें मुझे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो तब तक नई-नई शादी हुई थी तो इतना खुल के बात नहीं हो पाती थी, ससुराल में बोल नहीं सकती थी कि मैं इस तरह के कोई गाने के किसी प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहती हूँ। तो वो बस प्रोग्राम देख के मेरे दिल में ये ज़रूर आया था कि काश मैं भी स्टेज पे गा पाती। भाभी जी सादर नमस्कार। बैठे बैठे क्या याद दिला दिया आपने। नमन आपको, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह 92 में डॉक्टर साहब का एडमिशन रोहतक मेडिकल कॉलेज में हो गया था एमडी के लिए। और फिर हम फिर से रोहतक आ गए थे और यहाँ पे फिर पहले बेटी हुई मेरी, उसके बाद बेटा हुआ और डॉक्टर साहब ने पीजी कंप्लीट की। तो मेरे पेरेंट्स रोहतक में ही थे तो काफ़ी हेल्प इनकी मिली और काफ़ी अच्छा टाइम निकला वो 4 साल का। उसके बाद फिर डॉक्टर साहब की पोस्टिंग पानीपत और इस तरह से कई जगह पोस्टिंग होते होते 2002 में हम जो है वापस चंडीगढ़ आ गए थे। डॉक्टर साहब की रेपुटेशन हो गई थी और हमने पंचकुला में अपना फ्लैट ले लिया। तो इस तरह से ये साल ऐसे निकले ट्रांसफ़र में ही। बच्चे छोटे थे तो घूमते रहे हरियाणा में। उसके बाद बड़ी क्लासेस के लिए फिर हमने पंचकुला में अपना फ्लैट लिया और यहाँ शिफ्ट हो गए। और पंचकुला आने के बाद फिर बच्चे बड़े हो गए थे थोड़े, तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि मुझे अब रफ़ी नाइट में पार्टिसिपेट करना है। तो 2-3 साल हम देखने जाते थे किस तरह के प्रोग्राम है, किस तरह के गाने वगैरह। तो वो जो मेरा गाने का जो शौक़ था वो फिर से जाग गया और इस तरह से फिर रफ़ी नाइट के लिए मैंने ऑडिशन दिया और मैं टॉप 10 में सिलेक्ट हो गई थी। मैं जब छोटी थी तो मम्मी-पापा का पूरा मुझे साथ मिला, मैंने कुछ भी करना चाहा। और शादी के बाद मेरे हस्बैंड डॉक्टर डाबर ने मेरा पूरा साथ दिया। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मैं चाहती थी करना, वो मैंने किया। और इस तरह से रफ़ी नाइट में मेरा सिलेक्शन हो गया और 2005 से लेके 2018 तक मैंने रफ़ी नाइट में गाने गाए। हर बार मैं टॉप 10 में आ जाती थी। विनर तो कभी नहीं रही, लेकिन टॉप 10 में मैं हमेशा रही। और फिर मैं 3-4 साल के बाद रफ़ी नाइट की मेंबर बन गई थी। तो मैंने 13-14 साल तक रफ़ी नाइट में गाने गाए। तो जो मेरे गाने की एक शौक़ था जो, तो मैंने वो यहाँ पे आके पूरा किया। और फिर हरियाणवी फ़िल्मों से तो एक तरह से मेरा नाता ही छूट गया था और बननी भी बंद हो गई थी शायद तब तक। काफ़ी फ़िल्में बनी उसके बाद एकदम से जो स्टॉप लगा, अच्छी फ़िल्में बननी बंद हो गई थी। तो इसी बीच मुझे ऑफ़र आया 2 हरियाणवी सीरियल का, 2006 की बात है ये। केडी शर्मा थे, उन्होंने बनाए थे, एक 5 फिजूले और एक हेरिटेज ऑफ हरियाणा, जो कि दूरदर्शन से आए थे, दूरदर्शन वालों ने बनवाए थे। तो वो मैंने किए फिर। क्या बात है सुनीता जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके जो अनुभव हैं आप शेयर कर रही हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो राजेंद्र वर्मा जी, यश बाबू जी की जो मूवी आई थी 40+, उससे जुड़ना आपका कैसे हुआ, जिसका आइटम सॉन्ग भी मैंने लिखा है, तो वो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। फिर से हरियाणवी फ़िल्में बननी शुरू हुई, पगड़ी फ़िल्म बनी। तो यहाँ पंचकुला में स्क्रीनिंग थी उसकी। तो हरविंदर मलिक जी से बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि ऐसे-ऐसे पगड़ी फ़िल्म आज है, अगर देखना चाहते हो तो आ जाओ। तो तब मैं वहाँ गई थी, पंचकुला में ही फ़िल्म का शो था और वहाँ फिर मेरी मुलाकात हुई थी संदीप जी से और यशपाल जी से, अल्पना से, इन सब से मैं मिली वहाँ पे। तो बड़ा अच्छा लगा देख के हरियाणवी फ़िल्म। काफ़ी साल के बाद मैंने पगड़ी फ़िल्म देखी और बहुत ही खूबसूरत फ़िल्म थी वो। और
सब कलाकारों ने इतना अच्छे से काम किया था। और स्पेशली मैं जो नाम लेना चाहूँगी वो हमारे रवि चौहान सर का, इनका काम मुझे बहुत पसंद आया था। और बलजिंदर मैम का, इन दो का तो बहुत ही कमाल का रोल था इन्होंने किया था जो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो फिल्म देख के। निधि ने बहुत अच्छा काम किया था। सुनीता, आपने बिल्कुल सही कहा। भिवानी से केडी शर्मा जी थे और उन्होंने, ये सीरियल नहीं था, ये पूरी फीचर फिल्म थी और इसका गीत भी उन्होंने मुझसे लिखवाया था। टाइटल वो थे चार फिजुल्ले हम थे बाबा, पांचवा हो गया तू, या दुनिया जड़ा से बोल क्यों क्यों क्यों। पांच फजुल्ले हम थे बाबा पांच, चार फजुल्ले हम थे बाबा, पांचवा हो गया तू, या दुनिया जड़ा से क्यों 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 क्यों। सुनीता जी नमस्कार। मैं आपके कार्य का 2 प्रोजेक्ट्स में साक्षी रहा हूँ। मैं उत्सुक हूँ उनके बारे में आपके मुंह से कुछ सुनने के लिए कि आपका अनुभव कैसा रहा और आप उन फिल्मों को किस प्रकार से देखती हैं, सफलता असफलता के एंगल से भी। और उनका नाम है चौहान द स्ट्रगलिंग मैन और दूसरी है 40+। तो कृपया बताइए, जब अब अनुकूलता लगे आपको, कि इन दोनों फिल्मों में आपका जो अनुभव है वो कैसा है और इन दोनों फिल्मों के बारे में आपकी क्या राय रही। और उसके बाद मुझे पता चला कि संदीप जी ने सतरंगी फिल्म बनाई है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो हरियाणा में एक बार फिर से शुरुआत हुई है हरियाणवी फिल्में बनने की। और फिर संदीप जी ने बताया कि सतरंगी मूवी बन चुकी है और वो रिलीज करेंगे, तब आप देखना ज़रूर। और वहाँ से संदीप जी से जानकारी हुई मेरी, और इतना अच्छा नेचर लगा मुझे संदीप जी का। फर्स्ट टाइम मैं जब मिली तो बड़े मिलनसार हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो मैंने कहा सर बिल्कुल, जब फिल्म लगेगी तो मैं पक्का देखूंगी। और बाय चांस की बात है कि वो फिल्म पंचकुला में नहीं लगी और कुरुक्षेत्रा में शायद लगी हुई थी, तो इन्होंने कहा कि आप वहाँ जाके देखाओ, लेकिन प्रोग्राम बन नहीं पाया और मैं फिल्म वो देख नहीं पाई थी तब। उसके बाद हमारा फिल्म फेस्टिवल का जो है सिलसिला शुरू हुआ। फिल्म फेस्टिवल 2016 में हुआ था शायद, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, 2016 ही मुझे ध्यान आ रहा है जैसे शुरू हुआ होगा। तो वहाँ पे जाने का मौका मिला और मुझे मुदगिल सर का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे हम हरियाणवी फेस्टिवल कर रहे हैं, तो आप उसमें आइए, आप इनवाइटेड हैं। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि ऐसा कभी हरियाणा में हुआ ही नहीं था फेस्टिवल। तो मैंने उनको कहा कि सर मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा हम आपको फेसबुक पे जानते हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं और आप इनवाइट कर रहे हैं हम आपको, तो आप आइए देखिए फेस्टिवल में, हम सभी पुराने नए कलाकारों को बुला रहे हैं, तो आप एक बार ज़रूर आओ हमारे फेस्टिवल में। तो मैंने कहा सर मैं सोच के बताऊंगी। तो मैंने 2 दिन का टाइम मांगा था उनसे। उसके बाद फिर इनसे फ़ोन आया, तो मैंने डॉक्टर साहब से बात की। मैंने कहा ऐसे ऐसे हिसार में फेस्टिवल है, तो बताइए क्या करना है। तो शायद मैंने अरविंद सर से भी बात की थी, तो उन्होंने बोला हाँ फेस्टिवल हो रहा है तो तुम भी आ जाओ। और इस तरह फिर फिल्म फेस्टिवल में जाने का मौका मिला मुझे। फेस्टिवल में फिर सभी पुराने नए कलाकारों से मुलाकात हुई। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत सक्सेसफुल था वो फिल्म फेस्टिवल, एक यादगार फेस्टिवल मैं कहूँगी उसे। तो वहाँ पे पुराने कलाकार जिनके साथ काम किया था, 30 साल पहले मिली थी उनसे मैं, तो उनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। राजू मान सर आपकी बात कर रही हूँ मैं। और जनार्दन शर्मा जी से तो मैं बीच में मिल चुकी थी। जनार्दन शर्मा जी, अरविंद स्वामी जी, तो ये जो भी साथी कलाकार थे उस फिल्म में, उन सब से मुलाकात हुई। और यशपाल जी से हुई। और सुमित्रा हुड्डा जी को फर्स्ट टाइम मैंने सामने से देखा, स्क्रीन पे तो देखा था, और इतनी प्यारी लगी मुझे, जैसे एक बड़ी बहन होती हैं। तो इस तरह से उनके लिए मेरे दिल में एक इज्जत, एक प्यार
उनके लिए मैंने महसूस किया। और उस फेस्टिवल के बाद जो है काफ़ी कलाकारों से फेसबुक पे जुड़ गई मैं, और सबके बारे में फिर वहाँ से पता लगता रहा कौन क्या कर रहा है। तो उसके बाद फिर फेस्टिवल हुआ, ऐसे ही 3-4 फेस्टिवल में हम कलाकार मिलते रहे और काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस रहा उन फेस्टिवल्स का। 2016 में रवि चौहान जी भी जो फेस्टिवल में मिले थे, और यहाँ पे पगड़ी फिल्म में भी उनसे मुलाकात हुई थी। तो उनसे बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम आगे काम करना चाहती हो तो मुझे बताओ। कई बार ऑफर आ जाता है, कोई मुझसे पूछ लेता है एक्टर चाहिए होते हैं कई बार आपकी एज के, तो आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता दो, अपना नंबर भी दे दो। और मैं भी वहीं पंचकुला के पास ही जीरकपुर में ही रहता हूँ। तो फिर मैंने सर को अपना नंबर दिया था, और दिसंबर में जो पंजाबी फिल्म का फिर ऑफर आया था मुझे, जो वो रवि चौहान जी के थ्रू ही आया था। रवि सर का मुझे फ़ोन आया, कहते हैं कि सुनीता ऐसे ऐसे हरियाणवी पंजाबी एक मूवी बन रही है, तुम इंटरेस्टेड हो काम करने के लिए तो बताओ। तो मैंने कहा सर कौन कौन है उसमें। तो उन्होंने जब पंजाबी एक्टर इतने बड़े बड़े कलाकारों के नाम लिए, बिनू ढिल्लो जी, जसविंदर जी, कविता कौशिक, अमरिंदर गिल, तो मैंने कहा सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, बताइए क्या करना है। तो सर ने कहा आप अपने 3-4 फ़ोटो भेज दो, व्हाट्सएप कर दो, तो मैं उनको फ़ोटो सेंड कर दूंगा, उनको अगर ठीक लगेगा तो फिर आपका फाइनल कर देंगे। और इस तरह से पंजाबी फिल्म वेख बराता चलियाँ मुझे मिली। मेरे फ़ोटो देख के उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया, और 1 हफ्ते के बाद ही मेरी शूटिंग शुरू हो गई थी। कुरुक्षेत्रा के पास बेवा में हमारी शूटिंग होती थी। रवि सर भी थे उस फिल्म में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इतने बड़े-बड़े कलाकारों के साथ करने का कभी सपने में भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं उनको इतने पास से देखूँगी या उनके साथ खड़ी भी हो पाऊँगी। और मैं तो भगवान का ही आशीर्वाद मानती हूँ, या मेरे बड़े हैं उनका आशीर्वाद मानती हूँ कि मेरे जो फ़िल्मी लाइन में जो मैं आई, मुझे कभी संघर्ष नहीं करना पड़ा, या मुझे काम के लिए नहीं बोलना पड़ा किसी को कि मुझे काम करना है। और मैं कहूँगी कि मेरा एक सपना और पूरा हुआ, पंजाबी इतने बड़े-बड़े स्टार्स के साथ काम करने का। बहुत मैं लकी मानती हूँ इस मामले में खुद को, कि इतना अच्छा माहौल में मैंने उनके साथ काम किया। मेरा इतना अच्छा रोल था मदर का, और सबने बहुत कोऑपरेट किया था, उन्होंने भी बहुत अच्छे से मुझसे काम करवाया। और ये एक्सपीरियंस जो हुआ, ये भी हमेशा याद रहेगा मुझे। रवि सर का इसमें बहुत बड़ा रोल था मेरे लिए। रवि सर बहुत माननीय हैं, इनका बहुत सम्मान करती हूँ मैं। तो ये भी मेरे गुरु हैं, इनसे बहुत कुछ सीखा मैंने, क्योंकि हमारे रूम आमने-सामने ही थे, तो मैं सर से बात करती रहती थी, पूछती रहती थी, तो मुझे काफ़ी कुछ समझाते थे फ़िल्म के बारे में। तो सर आपके लिए थैंक्स बहुत बड़े वाला, रवि सर आपके लिए। और ये फ़िल्म रिलीज़ हुई, काफ़ी हिट फ़िल्म रही है, और मुझे खुशी है कि मैंने एक और अच्छी फ़िल्म में काम किया इतने स्टार्स के साथ। तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ा मेरा, और मुझे लगा कि अब मुझे और काम कर लेना चाहिए अगर कोई अच्छा ऑफ़र आता है तो। मेरे दोनों बच्चे तब तक बड़े हो चुके थे, कॉलेज हॉस्टल में थे, तो मैं फ्री थी। तो मुझे लगता था कि कोई अगर अच्छा रोल अगर मेरे लिए है किसी मूवी में, और अगर मुझे काम के लिए ऑफ़र आ रहा है या ऑडिशन के थ्रू ही काम करना है, तो वो मैं ज़रूर करूँगी। जी सुनीता जी, मुझे आज भी याद है कि मॉल में हम लोग गए थे फ़िल्म देखने के लिए, और वहाँ पर आप, डॉक्टर साहब, हरविंदर और मैं चारों हम लिफ्ट में थे, और लिफ्ट में पहली बार मैं आपसे मिला था। वो मुलाकात और आज सब कुछ वैसा ही। 2006 में या 7 में जो है सांवरी फ़िल्म के ऑडिशन हुए थे, तो तब मैं ऑडिशन देने गई। तो मैंने फॉर्म भरा, लेकिन मैंने वहाँ तब दिनेश जी को ये नहीं बताया था कि मैं पहले काम कर चुकी हूँ। मैंने फॉर्म में लिख दिया था सारा कि मैंने ये फ़िल्में की हुई हैं। तो जब मैं ऑडिशन दे चुकी थी, तो सर ने
ऑडिशन के बाद जब मेरा फॉर्म देखा तो उन्होंने जब देखा कि मैं काम कर चुकी हूँ पहले, तो उन्होंने बोला कि आपने ऑडिशन क्यों दिया, आप मुझे डायरेक्ट बोल देते तो मैं तो आपको वैसे भी मूवी में काम आपको दे देता। आपका तो मैं जो आपका ऑडिशन हुआ है उससे इतना इम्प्रेस हो गया कि मैं आपको बता देता हूँ कि आप फिल्म में काम कर रही हैं। और इसी बीच फेस्टिवल चल ही रहे थे हमारे 2017 में जो है सतरंगी फिल्म शायद दिखाई जानी थी, और संदीप जी का मुझे मैसेज आया कि सुनीता जी सतरंगी फिल्म दिखाएंगे इसमें, तो आप आ जाइए, आप यहाँ पे देखिए, आपने थिएटर में नहीं देखी है तो फिर मैं वहाँ फेस्टिवल में जाके फिर मैंने सतरंगी फिल्म देखी थी, और इतनी बढ़िया फिल्म बनाई इन्होंने, इतनी खूबसूरत फिल्म थी, साफ सुथरी। नरगिस का काम देख लो या यशपाल जी का काम देख लो, उसमें बाप बेटी का जो एक रिश्ता दिखाया वो, उसकी स्टोरी, गीता मैम का काम, और इसमें जो हमारे हीरो थे, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, वो तो मतलब हर एक्टर ने इतना अच्छा काम किया था। यशपाल जी की भतीजी आशी, उसने तो बहुत ही बढ़िया फिल्म बनी हुई थी। लेकिन मुझे दुख इस चीज़ का था कि पगड़ी और सतरंगी थिएटर में नहीं चली, और बहुत दुख हुआ ये देख देख के कि इतने अच्छी फिल्म बनाने के बावजूद भी दर्शक नहीं थे। इस बीच फिर फिल्म जो है एसपी चौहान, इसके लिए ऑडिशन हुए, और मुझे याद है जिस दिन ऑडिशन चल रहे थे उस टाइम मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं ऑडिशन नहीं देना चाह रही थी फीवर में। तो पर फिर मुझे यशपाल जी का मैसेज फेसबुक पे दिखा, जिसमें इन्होंने लिखा हुआ था कि हम आज भी ऑडिशन दे के फिल्मों में काम करते हैं, तो कई लोग घर पे बैठ के ये सोचते हैं कि हमें ऐसे ही काम मिल जाएगा, तो जाओ ऑडिशन दे के आओ, तभी काम मिलेगा, तभी काम करने का फ़ायदा है। तो इस तरह से मैंने फिर जाके ऑडिशन दिया एसपी चौहान फिल्म के लिए। मैं फिल्म ये करना चाहती थी क्योंकि इसमें भी यशपाल जी जैसे कलाकार थे, जिम्मी शेरगिल, योबिका चौधरी, तो इन सब के साथ काम करने का मैं मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। तो मैंने ऑडिशन दिया, और भगवान की कृपा ऐसे हुई कि मैं सिलेक्ट हो गई सेकंड राउंड के लिए। और फिर सेकंड राउंड के लिए हमें करनाल बुलाया, वहाँ पे फिर हम डायरेक्टर से मिले, यशपाल जी भी वहीं थे, रवि चौहान जी सब वहीं थे। तो फाइनल हो गया कि एसपी चौहान फिल्म में मैं काम कर रही हूँ, और इस तरह से एसपी चौहान फिल्म में काम करने का मौका मिला इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ। और मैं यशपाल जी के लिए स्पेशली बोलना चाहूँगी कि मैं यशपाल सर से जितनी बार भी मैं मिली हूँ तो इनसे हर बार मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इनमें एक क्वालिटी है, ये डायरेक्ट ऐसे बात नहीं करते या डायरेक्ट किसी को नहीं बोलते, लेकिन ये बात इस तरह से करते हैं कि वो सबके समझ आ जाती है कि सर क्या कहना चाहते हैं। और वो ही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैं इनकी जो पॉजिटिव जो ये बातें इनकी तरफ से आती हैं तो वो मैं हमेशा सुनती हूँ ध्यान से और उस पे अमल भी करती हूँ। अ, यशपाल सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत गाइड किया एसपी चौहान फिल्म के दौरान मुझे। मैंने जितनी भी फ़िल्में की, हर फ़िल्म का मुझे एक अलग एक्सपीरियंस हुआ। चाहे वो पंजाबी थी, हरियाणवी थी, और ये हिंदी फ़िल्म थी। तो इसमें जिम्मी शेरगिल जी के साथ काम था मेरा मोस्टली, युविका के साथ था, और यशपाल जी थे। तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो बहुत एक अच्छी चीज़ मेरे लिए ये रही कि मैंने काफ़ी अच्छे कलाकारों के साथ काम किया जितना भी किया। तो इनसे हर कलाकार से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। तो एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें आप कभी एक्सपर्ट नहीं हो सकते, आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। उसके बाद मैंने की थी मूवी 40 प्लस। तो मुझे यश बाबू जी का फ़ोन आया, इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मैंने एक मूवी लिखी है और मैं चाहता हूँ कि आप इस मूवी में काम करें। तो ये एक मेरी एज की ही एक लेडी की स्टोरी थी, विडो थी जो, उसके बच्चे हैं, तो ऐसे पूरा फैमिली की फिल्म है।
तो आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको स्क्रिप्ट भेज देता हूँ, आप एक बार पढ़ लें, उसके बाद आप बताना कि आप करना चाहते हो नहीं। और मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे अच्छी लगी वो स्टोरी, और क्योंकि एक फैमिली स्टोरी थी वो, और काफ़ी कुछ मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ये फ़िल्म कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो लीड रोल था मेरा उसमें। और फिर मैंने वो फ़िल्म के लिए हाँ की और फ़िल्म बनी, अच्छी बनी फ़िल्म, लेकिन चली नहीं क्योंकि वो पब्लिसिटी नहीं होती आज ये जो फ़िल्मों की होनी चाहिए जिस तरह से, थिएटर नहीं मिला, और कुछ कमियां रह जाती हैं हर फ़िल्म में कहीं ना कहीं, तो शायद इस वजह से फ़िल्में हमारी ये चल नहीं पा रही। इसका बहुत बड़ा कारण एक तो हम अपनी फ़िल्मों की पब्लिसिटी नहीं कर पाते पूरी तरह से, जिस तरह से हिंदी फ़िल्मों की होती है। तो शायद मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो कारण फ़िल्म ना चलने का है वो ये है। और फिर मैंने ये फ़िल्म कुरुक्षेत्रा में लगी थी, वहाँ देखी। अच्छा लगा देख के कि जितना काम किया था काफ़ी अच्छा था वो, लेकिन दुख इस बात का था कि हम लोग इतनी मेहनत करके फ़िल्में बनाते हैं, इतना पैसा भी लगता है, लेकिन फ़िल्में चलती नहीं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हरियाणा में, चाहे वो मेरे लिए, मैं एक कलाकार हूँ, मेरे लिए हो या प्रोड्यूसर के लिए हो, डायरेक्टर के लिए हो, सबके लिए आज ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि फ़िल्में चल क्यों नहीं रही, कहाँ कमी रह जाती है। उसके बाद 2019 में जो सांवरी के ऑडिशन हुए थे, तो उसकी शूटिंग शुरू हो गई, और मैंने इसमें हीरो की मदर का रोल किया है। मेरी शूटिंग पूरी हो चुकी है, और ये मूवी की अभी डबिंग बाकी है, तो ये कोरोना की वजह से ये काफ़ी डिले हो गई फ़िल्म। तो भगवान से दुआ करते हैं सब कुछ ठीक रहे, तो ये फ़िल्म भी काफ़ी अच्छी बनी है सांवरी। फ़िल्म में मेरे साथ लीला सैनी जी भी हैं, दीपक कपूर जी हैं, राम कुमार जी हैं, और काफ़ी अच्छे कलाकारों ने इसमें काम किया है। तो दुआ करेंगे कि अच्छी फ़िल्म बन के निकले, पब्लिक पसंद करे, और बेस्ट विशेज़ है सबके लिए। यही दुआ मैं लक्ष्मीचंद मूवी के लिए भी कर रही हूँ। मुझे पता है कितनी मुश्किल से इन्होंने शूटिंग की है, इतनी गर्मी थी उन दिनों में जब इस लक्ष्मीचंद जी फ़िल्म का जब काम चल रहा था, बहुत गर्मी में शूट हुआ है वो भी। और मैं दुआ करूँगी कि ये फ़िल्म भी अच्छी बने। कलाकारों ने बहुत मेहनत की है इसमें भी, यशपाल जी की बहुत मेहनत है इसमें। तो मैं आप सभी के लिए भी दुआ करती हूँ कि फ़िल्म अच्छे से बने और खूब सक्सेसफुल हो। बेस्ट विशेज़ यशपाल जी एंड पूरी टीम के लिए। तो मैंने अपनी जो जीवन यात्रा आप लोगों के साथ शेयर की, आपने पूरी यात्रा में देखा होगा कि मेरा फ़िल्मी लाइन में आना, उसके बाद आज तक मैंने स्ट्रगल नहीं किया। इससे मैं भगवान की कृपा मानती हूँ, और स्ट्रगल इसलिए भी नहीं करना पड़ा क्योंकि मेरा एम ये नहीं था कि मैं हीरोइन बनूं, या मुझे फ़िल्म लाइन में ही जाना है, या मुझे सिर्फ फ़िल्में ही करनी है, चाहे मैं कुछ भी करके करूँगी। मेरा मेन एम था कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से पालूँ, उनको अच्छी एजुकेशन दूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब की जो जॉब है वो 24 घंटे की जॉब है इनकी। तो बच्चे छोटे थे तब डॉक्टर साहब की कभी मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट ऐसे लगती रहती थी, तो पूरा घर जो है मैंने खुद संभाला हुआ था। तो इसलिए मैंने सिवाय बच्चों के परवरिश के मैंने कुछ इसके अलावा सोचा ही नहीं था। जब बच्चे मेरे बड़े हो गए तो उसके बाद फिर ये मैंने दोबारा से फ़िल्में की। तो मेरा मेन एम तो बच्चे थे, इनकी एजुकेशन थी, इनकी परवरिश थी। और आज मैं बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे सेट हैं। बेटी की मैरिज कर दी है मैंने, उसकी एक छोटी बिटिया है, 1 साल की हो जाएगी अब वो, और उसने एमबीए किया हुआ है बीटेक करके, और वो गुड़गांव में सेटल्ड है। उसके बाद बेटा है मेरा, उसने भी बीटेक एमबीए किया है और बेंगलोर में जॉब करता है वो, लेकिन फ़िलहाल वो कोरोना की वजह से यहाँ घर पे है, यहीं से काम चल रहा है उसका ऑफिस का। तो मैं खुश हूँ
जो भी लाइफ में मुझे मिला, जो भी लाइफ की जो मेरी जर्नी रही, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैंने सोचा मैंने वो किया, और मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मेरा साथ दिया हमेशा। और मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि मैंने जितने भी लोगों के साथ काम किया है, चाहे वो फिल्मी लाइन में है, चाहे वो सिंगिंग में था, सब इतने अच्छे निकले, सब इतने अच्छे, इतनी रिस्पेक्ट मुझे दी है उन लोगों ने कि मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी लाइफ में इतने अच्छे अच्छे इंसान आए। और शायद इन सब के आशीर्वाद और प्यार की वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ कि आप लोगों के साथ अपनी लाइफ जर्नी शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सुना। और जो बीच में कमेंट कर रहे थे मैं वो सुन नहीं पाई, मैं अब सुनूंगी तो मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगी। थैंक यू सो मच। सुनीता जी, बहुत खूब, आपकी लाइफ जर्नी सुनकर अच्छा लगा। बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में अपनी मन की बातें, अपनी लाइफ जर्नी आपने सबके साथ शेयर की। और इस लाइन की जो दूसरी हीरोइन है, जैसे कि रेखा जी ने लिखा है कि यू आर लकी कि आपने सब कुछ ऐसे मिल गया, फिल्म लाइन के अंदर संघर्ष नहीं करना पड़ा। वास्तव में बिल्कुल आपने भी कहा है कि मुझे मिल गया जो मैंने चाहा। बहुत बहुत खूब सुनीता जी, और आपका शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे, आप उनका ज़रा जवाब देना। थैंक यू। मैडम रमाकांता जी, आप भी ज़रा कुछ बोलिए। आप इनको जब हीरोइन बनाने के लिए इनके परिवार में गए, इनसे संघर्ष की बातें की, क्या आपको कठिनाई हुई, किस तरह से इनको मनाया, आप भी शेयर कीजिए। क्योंकि उस समय में किसी लड़की को फिल्म में लाना एक बहुत बड़ा युद्ध होता था। हमने भी देखा चंद्रावल में कुछ लड़कियां परिवार में ऐसे डांस करने के लिए, ग्रुप डांस के लिए चली गई थी, और उनको छोटे छोटे रोल में अगर ले लिया, बाद में कितनी परिवार की उन्होंने जो है कष्ट सहना पड़ा, और समाज का भी। तो जिस हरियाणा के अंदर फिल्म देखना और फिल्म में काम करना इतना बड़ा गुनाह माना जाता है, तो वहाँ पर फिल्म को चलाना बहुत बड़ा कठिन काम है। तो हम सभी कलाकारों को ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह की फिल्में पेश की जाएं कि लोग उसको देखने आए। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये। थैंक यू। छन्नो बेबी, लव यू, गॉड ब्लेस यू। इतनी सिंप्लिसिटी कैसे आपके अंदर आ गई, इतनी सादगी, वाह। मतलब बोलने में भी कमाल है आप सुनीता जी। अच्छा, मैं एक बात बताइए कि जब फिल्म करके इतना मज़ा आ गया था, तो शादी की जो बात थी, तो क्या उसको कभी पोस्टपोन करने का मन नहीं आया कि नहीं अभी मुझे और पढ़ना है, के बहाने कि फिल्में और करनी है तो शादी अभी नहीं? क्या कभी कुछ ऐसा मन में नहीं था? प्लीज़ वो कुछ शेयर कीजिए ना आप। थैंक यू सो मच सुनीता जी, लवली जर्नी। अब भगवान से यही प्रार्थना है कि आगे की ज़िंदगी भी इसी तरीके की प्यार भरी आराम से चलती रहे। थैंक यू सो मच सुनीता जी। रामपाल भाई, राम राम। और अभी आपने डॉक्टर रमाकांता जी से भी रिक्वेस्ट की, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊं कि वो अपना रोज़मर्रा का जो पाठ करती हैं उसमें लगी हुई हैं। हाँ, मैं कुछ शब्द बोलना चाहूँगा सुनीता के बारे में। देखिए, सीमा में रहकर कोई सपने लेता है, सपने संजोता है, वो सपने अवश्य ही पूरे होते हैं। और जितनी महत्वाकांक्षाएं हमारी बढ़ जाती हैं, हम चाहते हैं कि हमें ये भी मिले, वो भी मिले, मैं और ऊंचा उठूं। ये अच्छी बात है, सोचना चाहिए, तभी तो हम ऊंचा उठेंगे। लेकिन ऊंचा उठने के लिए उसके साथ प्रयास भी उतने बहुत ज़रूरी हैं।
और ये बहुत अच्छी बात रेखा जी ने भी कही, लगभग सभी ने कही, और स्वयं सुनीता ने भी माना है और मैं भी मानता हूँ कि एक तो परिवार का और विशेष रूप से इनके माता पिता का बहुत साथ रहा है। और ये सही बात है कि उन दिनों हमारी जो लोकल फैमिलीज होती थी उनमें अलाउड नहीं करते थे, और हमने प्रयास किए, लेकिन प्रयास ये कि भाई सुनीता ने काम करना था, और लकीली ये इसका अपना काम था, अपनी मेहनत थी, इसकी कलाकारी थी, अदाकारी थी जो इसको यहाँ तक लेके आई है। तो इसमें कभी भी कुछ ज़्यादा करने की वो नहीं रही मन में कि मुझे ये भी मिल जाए, जो भी मिल गया उसी में संतोष करके ये चली। और इस संतोष के कारण ही मैं मानता हूँ कि इसमें सदा अपने स्थान पर, अपनी जगह पर ये जमी रही, डटी रही और अपनी जड़ों से जुड़ी रही। और जिस प्रकार से अपनी जीवन यात्रा को बयां किया है सुनीता ने, बहुत ही अच्छा लगा है। रोहतक से जाने के बाद बड़ी बड़ी फिल्में की और भी सीरियल किए, बड़े बड़े कलाकारों के साथ, अदाकारों के साथ काम किया, और इतनी जगह जाने के बाद भी इसके अंदर, इसके मन में वही अपना जुड़ाव है, सभी के प्रति लगाव है, और अपनी जड़ों को, अपने परिवार को, अपने वातावरण को ये नहीं भूली, उससे जुड़ी रही। इसीलिए इनका मन शांत भी है और स्वयं ये प्रसन्न भी हैं। मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ कि जीवन में इसी तरह से इनको खुशियाँ मिलें, परिवार फले फूले। शर्म ते लाल तेरे चेहरे पे, बरसात की बूंद न्यूं पड़े से छन्नो, जणू ताते तवे पे पानी पड़ गया हो। जड़ी बॉस खुट्टा गाड़ के। याद आया कुछ? रेखा जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आपने मेरे लिए इतना अच्छा लिखा। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, हम जो हमारी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो आपकी गुलाबो फिल्म की भी शूटिंग उस टाइम चल रही थी, तो हम शूटिंग पे भी एक बार मिले थे, आपको शायद याद नहीं है। और मैंने आपकी फिल्म देखी थी गुलाबो उस टाइम, लेकिन मुझे ये अच्छे से याद नहीं कि वो शादी के बाद देखी थी या शादी से पहले देखी थी। तो बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी वो भी, और उसके जो गाने हिट हुए, उसमें जो आपका रोल था, जो अरविंद जी का रोल था, बहुत भी बढ़िया फिल्म एक मैं बोलूँगी बनी थी उस टाइम की। हाँ, आप ठीक कह रही हैं सुनीता जी। गुलाबो और मारी धरती मारी माँ दोनों की शूटिंग ऑलमोस्ट सेम डेट्स में ही थी, और मैं और जनार्दन शर्मा दो ऐसे कलाकार थे जो दोनों में ही काम कर रहे थे, तो अप डाउन करते थे हम लोग। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी अच्छी जर्नी रही आपकी, और शांति पूर्वक पूरी जर्नी एंजॉय की है सबने। गॉड ब्लेस यू, गुड लक। नमस्कार संदीप जी, और आपका क्वेश्चन मैंने अभी सुना, आपने जो पूछा है उसका जवाब बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगी। तो संदीप जी, आपके सवाल का जवाब मेरे पास ये है कि उस टाइम लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं थी कि वो अपनी मर्जी से कुछ सोच सकें या कुछ कर सकें। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता था उस टाइम, और मुझे इतनी तो आज़ादी मिली कि मैंने एक फ़िल्म कर ली। लेकिन उस टाइम तो पेरेंट्स का ये होता था कि ये बीए कर ली, बीएड कर रही है, तो अगर अच्छा रिश्ता मिल जाता है तो लड़की की शादी कर दो। और जब डॉक्टर का रिश्ता आ जाए तो आप सोच सकते हैं पेरेंट्स के लिए कितनी बड़ी बात है, और मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी कि डॉक्टर का रिश्ता है। और मुझे पता था कि फिल्मी लाइन में इतना फ्यूचर नहीं है, आगे जाके 2 कर लूँगी, 3 फिल्में कर लूँगी, 4 कर लूँगी, उसके बाद फिर
शादी तो करनी थी ना, तो पेरेंट्स ने बोला कि अच्छा रिश्ता है। और मूवी का तो तब सोच ही लिया था कि एक कर ली बहुत है। तो यही रीज़न रहा कि मैं आगे मूवी नहीं कर पाई और शादी के लिए मैंने हाँ की। एजुकेशन तो मेरी बीएड तक तो हो गई थी, तो एमए मैंने शादी के बाद की थी। थैंक यू सुनीता जी। लेकिन जैसे उस वक्त में इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी फैमिली की भी और लड़कियों के फ्यूचर को लेके, तो जैसे फिर उस वक्त में जो शादी की बात हुई, तो क्या कभी डॉक्टर साहब का कैसा क्या रवैया रहा? तो क्या उन्होंने कभी आपको एनकरेज नहीं किया कि आप अपना जो ये हॉबी है, आपका जो शौक है, आप उसे कंटिन्यू रखें? वो भी थोड़ा सा बता दीजिए कि एक पढ़ा लिखा इंसान भी उस काम के बारे में क्या सोचता है, क्योंकि उनको तो मालूम ही था ना कि आपने फिल्म की है। तो वो अगर कुछ प्रसंग है तो प्लीज़ बताइए ना। थैंक यू सो मच सुनीता जी। राजोमान जी नमस्कार। और आप भी मेरी जर्नी में थे, अ, हमारी फिल्म में थे। उस टाइम का जो हमने इकट्ठे काम किया, तो वो एक बहुत खूबसूरत एक टाइम था। और आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया उस टाइम। आप लोग बहुत हेल्प करते थे। मैं बहुत छोटी थी आप सबसे, तो उस टाइम के लिए जो आप लोगों ने मुझे प्यार और सम्मान दिया था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज भी आप लोगों के साथ इसीलिए जुड़ी हुई हूँ कि मेरी उस टाइम के जो आप लोगों के साथ बॉन्डिंग थी वो आज भी वैसी ही है। तो मैं आप सभी का रिस्पेक्ट करती हूँ बहुत ज़्यादा। जितने भी मेरे सीनियर आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मैंने काम किया है या जो मुझे जानते हैं, जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, सबकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सभी खुश रहें, तरक्की करें, स्वस्थ रहें। संदीप जी ऐसे है, शादी चंडीगढ़ में हो गई थी, तो डॉक्टर साहब तो चंडीगढ़ ही थे, तो मेरा तो हरियाणा से एक तरह से लिंक ही खत्म हो गया था। और उस टाइम हरियाणवी फिल्में बन भी नहीं रही थी, तो शादी के बाद मेरा खुद भी मन नहीं था कि मैं फिल्मी लाइन में दोबारा से जाऊं या काम करूं। और ससुराल में आने के बाद तो फिर जिम्मेवारी फिर और तरह की हो जाती है, तो इसलिए फिर मैंने कभी बोला भी नहीं और ना ही मैंने कोशिश की कि मैं फिर से फिल्मी लाइन में आऊं। मेरा सिंगिंग का जो शौक था वो फिर मैंने रफ़ी नाइट में पूरा कर लिया था। इन्होंने मुझे बोल दिया था कि तुम गा सकते हो, रफ़ी नाइट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। चंडीगढ़ में थे तब हम। और फिर जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, तो फिर उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि वेग बराता चलिया का ऑफर आया है, तो अच्छी फिल्म बन रही है, तुम इंटरेस्टेड हो तो काम कर सकते हो। तो फिर मैंने मुझे काम करने का इन्होंने बोल दिया था कि जो तुम्हारे मन में है तुम कर लो। तो इन्होंने मेरे ऊपर कभी बंदिश नहीं लगाई किसी काम के लिए। हाँ, थैंक यू सुनीता जी। चर्चा के हैप्पी एंडिंग के लिए मुझे एक बहुत ही मज़ेदार उस वक्त का जो है ना लम्हा याद आ रहा है। आपको याद होगा एक और दूसरी हीरोइन भी थी उसमें, हमारी धरती हमारी माँ में, सीमा। और उसे जो है एक लड़की बताती थी डायलॉग कि भाई हरियाणवी ऐसा होता है, इसका हरियाणवी वर्जन ये है। तो रोज़ देखती थी वो लड़की, सीधी सादी गांव की थी, और रोज़ ये देखती थी कि भाई ये नारियल तोड़ते हैं सुबह सुबह, पूजा करते हैं। एक दिन और नारियल तोड़ना भूल गए अरविंद जी, और वो आगे एक दिन कहने लगी, ओ सर जी आज गोला नहीं तोड़ा। हम आज तक हंसते हैं उस बात को लेकर। थैंक यू। यशपाल सर नमस्कार। और आपके मैसेज अभी सुने मैंने, और आपने भी मुझे जो बोला सुन के अच्छा लगा। और मैं बताना चाहूँगी उस टाइम सर बहुत मुश्किल होती थी एक लड़की के लिए फिल्मी लाइन में आना, और ख़ास तौर पे ऐसी फैमिली में जहाँ पे लड़कों को भी अलाउ नहीं था फिल्मों में काम करना। लेकिन हम क्योंकि रोहतक आ चुके थे, तो थोड़ा सा माहौल का फ़र्क पड़ा होगा शायद। मम्मी पापा ने सोचा होगा कि बच्चा कुछ करना चाह रहा है तो इसको अलाउ कर दें। तो मम्मी पापा का बहुत बड़ा रोल रहा था इस उस टाइम
और मेरे ब्रदर भी उस टाइम कॉलेज में आ गए थे, तो उन्होंने भी मेरा पूरा साथ दिया। तो मैं तो यही बोलूँगी कि फैमिली का सपोर्ट था, मिला मुझे, तो मैं ये कर पाई। रवि जी, वेग प्रार्थना चलिए आपने सुनीता जी के साथ की, तो वहाँ के भी कुछ संस्मरण आप शेयर कीजिए। कैसे रहा, क्या इन्होंने पंजाबी फिल्म का किरदार निभाया था, ना सॉरी पंजाबी कैरेक्टर का किरदार निभाया या हरियाणवी कैरेक्टर का, और कैसा रहा वहाँ पर, कुछ शेयर कीजिए। पंजाब के अंदर जो छोटी मूवी थी, प्लीज़। सुनीता, आपने अपनी जीवन यात्रा का वृतांत बहुत सहजता से हाइफा परिवार के सदस्यों से साझा किया। कार्य सिद्ध तभी होता है जब प्रभु का आशीर्वाद साथ होता है। आप बिना संघर्ष के अपने उद्देश्य में सफल रही, आपके सपने साकार हुए। इसका श्रेय मैं आपके परिवार, आपकी मेहनत और लगन को देती हूँ। हम तो केवल माध्यम थे, प्रतिभा तो आप में ही थी ना। हाइफा परिवार के सभी सदस्य आपके संस्मरण सुनकर आनंदित हुए हैं। हम सब आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। बुलारा सर नमस्ते। और आपका क्वेश्चन था वेग बराता चलिया में क्या एक्सपीरियंस रहा, तो सर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस फिल्म का भी। इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करना, और मेरा जो रोल था तो वो हरियाणवी फैमिली से ही था। मेरा रोल जो हीरोइन थी कविता कौशिक, वो हरियाणवी फैमिली से दिखाई थी। उसकी फ्रेंड की मदर का रोल था मेरा, और काफ़ी अच्छा रोल था इसमें मेरा। तो काफ़ी एंजॉय किया मैंने वो भी, उस फिल्म में भी काम जो किया। और इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करना, उनका कैसे उन्होंने एक्टिंग की, कैसे वो डायलॉग डिलीवरी उनकी, उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने, शायद आगे कभी काम आए। सुनीता जी, क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, आपने पंजाबी फिल्मों में काम किया, हरियाणवी फिल्मों में भी काम किया, दोनों के काम करने के स्तर में आप कहाँ कमी महसूस करते हो कि हरियाणा में ये है, पंजाब में वो अच्छा है? तो वहाँ आपने कुछ कंपैरिजन किया होगा पंजाब और हरियाणा की फिल्म मेकिंग, या उनके आर्टिस्ट, या उनके टेक्नीशियंस, या उनका माहौल, तो वो कुछ शेयर कीजिए प्लीज़। क्या फील करते हैं आप इसके बारे में? हमें कहाँ लैग करते हैं और वो हमसे कहाँ आगे हैं? प्लीज़ शेयर समथिंग। वेग बराता चलिया एक्चुअली मैं उसके डायलॉग लिख रहा था। मैंने अपनी जर्नी में भी जिक्र किया है उस बात का, और लिख रहा था तो उनको हरियाणवी उनकी तलाश थी, और मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मेरे जो जो जानकार हैं, जो जो जिनको मैं कह सकता हूं, मैंने जोगिंदर कुंडू को भी बोला, ऑडिशन पे नहीं आया, अमर कटारिया को बोला, उसको भी रोल मिला। एक और थे बल्लू को गलती हो गई, दो और थे इसके साथी, उनको रोल मिला। और जिसको यानी कि मेरे को लगा कि मैं प्रमोट क्या, जिसको रोल दिला सकता हूँ मुझे करना चाहिए। हालांकि मैं इसमें, मेरे लिए कोई रोल नहीं था, लेकिन अंत में वो एक लड़का नहीं आया तो मुझे करना पड़ा छोटा सा। सुनीता डाबर जी का मैं पहले ही मैंने सोचा हुआ था, क्योंकि इनकी एज, इनकी पर्सनैलिटी उस रोल को सूट करती थी, और मैंने कहा इनके बारे में बोला भी था। और मैंने मीना मलिक जी को भी इसमें रोल के लिए कहा था, गोविंद नामदेव जी की वाइफ का, पर वो आई नहीं, किसी कारणवश उनके बच्चे को बीमार थे। मेरी जितनी कोशिश रही या रहती है, या जो मैं सोचता हूँ कि भी अपने जितने भी हरियाणा के कलाकार हैं, कभी मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं उनको बुलाऊं और उनसे काम करवाऊं, ये हमेशा मेरी इच्छा भी रहती है और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना भी रहती है। सुनीता डावर जी ने बहुत अच्छा काम किया, स्पेशली टीम बहुत अच्छी बनी इनकी, सबके साथ बहुत मित्रता रही, बहुत अच्छे से इनके साथ वो रहे, और इनको याद करते हैं, ये भी उनको याद करती है। बहुत अच्छा एक अनुभव रहा, और सुनीता जी से तभी मेरी मुलाकात हुई, पर्सनली जानने का मौका मिला, बहुत मज़ा आया। और परमपिता परमेश्वर करे कि हम आगे भी अच्छा काम करें, मौका मिले। सबके लिए शुभकामनाएं। वेग बराता चलिया एक्चुअली मैं उसके डायलॉग लिख रहा था। मैंने अपनी जर्नी में भी जिक्र किया है उस बात का,
और लिख रहा था तो उनको हरियाणवी उनकी तलाश थी और मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मेरे जो जो जानकार हैं जो जो जिनको मैं कह सकता हूँ, मैंने जोगिंदर कुंडू को भी बोला, ऑडिशन पे नहीं आया, अमर कटारिया को बोला, उसको भी रोल मिला, एक और थे बल्लू को गलती हो गई, दो और थे इसके साथी, उनको रोल मिला। और जिसको यानी कि मेरे को लगा कि मैं प्रमोट क्या जिसको रोल दिला सकता हूँ मुझे करना चाहिए। हालांकि मैं इसमें मेरे लिए कोई रोल नहीं था, लेकिन अंत में वो एक लड़का नहीं आया तो मुझे करना पड़ा छोटा सा। सुनीता डाबर जी का मैं पहले ही मैंने सोचा हुआ था क्योंकि इनकी एज, इनकी पर्सनैलिटी उस रोल को सूट करती थी और मैंने कहा वो इनके बारे में बोला भी था। और मैंने मीना मलिक जी को भी इसमें रोल के लिए कहा था, गोविंद नामदेव जी की वाइफ का, पर वो आई नहीं, किसी कारणवश उनके बच्चे को बीमार थे। मेरी जितनी कोशिश रही या रहती है या जो मैं सोचता हूँ कि भी अपने जितने भी हरियाणा के कलाकार हैं, कभी मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं उनको बुलाऊं और उनसे काम करवाऊं, ये हमेशा मेरी इच्छा भी रहती है और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना भी रहती है। सुनीता डावर जी ने बहुत अच्छा काम किया, स्पेशली टीम बहुत अच्छी बनी इनकी, सबके साथ बहुत मित्रता रही, बहुत अच्छे से इनके साथ वो रहे और इनको याद करते हैं, ये भी उनको याद करती है। बहुत अच्छा एक अनुभव रहा और सुनीता जी से तभी मेरी मुलाकात हुई, पर्सनली जानने का मौका मिला, बहुत मज़ा आया। और परमपिता परमेश्वर करे कि हम आगे भी अच्छा काम करें, मौका मिले, सबके लिए शुभकामनाएं। पल्लारा सर, मैं आपको बताती हूँ पंजाबी और हरियाणवी फिल्मों में क्या फ़र्क महसूस किया मैंने। पंजाबी फिल्म, एक तो ये काफ़ी पुराना हो चुका है पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है काम करने का। और दूसरा है पैसा, उनके पास खुला पैसा है और वो एक प्रोड्यूसर नहीं है, वो उनके ग्रुप बने हुए हैं 4-4 5-5 लोगों के। तो वो ग्रुप पूरा पैसा लगाते हैं, वो खुल के पैसा लगाते हैं। अगर करोड़ लगाने हैं तो 1.5 करोड़ हो जाएंगे, तो कोई ऐसी उनके लिए परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि इनकी फिल्में बाहर चलती हैं ज़्यादा, तो ये बाहर से पूरा पैसा कमा लेते हैं। और जब हम काम कर रहे थे तो मैंने एक चीज़ ये नोट की कि इनके हर टाइम फिक्स था हर चीज़ का। अगर लंच टाइम है तो लंच टाइम में लंच ही होगा, ये नहीं है कि शूटिंग चल रही है तो उसको चलाते रहो, 4 बजे का 5 बजे का पता ही नहीं लग रहा लंच कब मिल रहा है। तो ये कलाकार का बहुत ध्यान रखते थे, खाने पीने का जो था, एक वैनिटी सबके लिए अलग से प्रोवाइड करना, उनके ड्रेसेस का ध्यान रखना, चाहे वो छोटे छोटे कलाकार हों या बड़े हों, सबके ड्रेसेस, मेकअप मैन, हर चीज़ परफेक्ट है उनकी। तो ये चीज़ मुझे बहुत उनकी अच्छी लगी। और रिस्पेक्ट, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं वो। ये नहीं था कि हम हरियाणा से हैं या हमें जानते नहीं तो हमें किसी और तरह से ट्रीट किया जा रहा है, और वो पंजाब के हैं तो उनको किसी और तरह से नहीं। वो जिस तरह से बीनो ढिल्लो अ, और जसविंदर भल्ला सर थे, कविता थी, उनके बराबर ही हमें रिस्पेक्ट मिल रही थी वहाँ पे काम करते हुए। ये बात बहुत मुझे अच्छी लगी एक उनकी। और हर चीज़ का टाइम फिक्स। और दूसरी बात ये थी कि हमें रात को ही डायलॉग वगैरह दे देते थे कि आपका कल ये वाला सीन होना है, आपके ये डायलॉग हैं तो आप ये तैयार कर लेना। तो हरियाणा में जो मैंने काम किया, मैंने ये महसूस किया कि हमें डायलॉग सिर्फ 1 या 2 घंटे पहले ही मिलते हैं, तो वो डायलॉग तैयार करें या उसको कैसे करें, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है शूटिंग के टाइम। तो वो बात थी जो वो बहुत अच्छी लगी मुझे उनकी। दूसरी बात ये थी कि जो टाइम पे शूटिंग ख़त्म करनी है तो उसी टाइम पे ही शूटिंग ख़त्म होगी। ये नहीं है कि 9 बजे तक शूटिंग चल रही है, 10 बजे तक चल रही है, 11 बजे तक नहीं। अगर 7 बजे तक पैकअप है तो 7 बजे तक पैकअप कर देंगे वो। तो ये चीज़ें जो पंक्चुअलिटी है, उनका पैसा है, उनके रिस्पेक्ट है, उनको जो एक आर्टिस्ट को जो एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो सब चीज़ें मुझे बड़ी पसंद आई थी उनकी। और हरियाणा में थोड़ा-सा ये देखने को मिलता है कि कलाकार के साथ थोड़ा-सा भेदभाव हो जाता है, कई बार मैंने देखा है ये।
तो मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो जो काम कर चुके हैं सबको एक्सपीरियंस है शायद इस चीज़ का भी। तो इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा हमें कि कलाकार चाहे छोटा है बड़ा सबको बराबर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। सबको उसी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए जैसे एक सीनियर आर्टिस्ट को कर रहे हैं आप। तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। और पैसा तो हरियाणा में है लेकिन लगा नहीं पा रहे क्योंकि वो पैसा वापस नहीं आ रहा। अच्छी स्टोरी उसमें बहुत ध्यान करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं कई जो काफ़ी लंबे डिस्कस कर सकते हैं जिन पे मैं तो इतना ही बता पाऊंगी फिलहाल। थैंक यू सो मच सर। रामपाल जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। पंजाबी इंडस्ट्री में और हमारे यहाँ में एक फ़र्क बहुत है क्योंकि वहाँ पे एकता बहुत है। वहाँ एक दूसरे को प्रमोट करते हैं और दुर्भाग्यपूर्ण ये अभी हम इकट्ठे हुए हैं, हम कभी इकट्ठे नहीं हुए। हमारे अंदर बहुत बड़ी बात है। देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा साबित करने की कोशिश करोगे या दूसरे को नीचा साबित करने की कोशिश करोगे तो आपका काम कभी अच्छा नहीं होगा। ये मेरा मानना है। यू हैव टू जस्टिफाई योर वर्क। और ये पंजाबी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं लोग। हमें अपना काम अच्छा करना है। किसी और को कोई अड़चन है तो उसकी मदद करते हैं। मेरे को याद होगा, शायद सुनीता जी भी जानती होंगी, हम फिल्म कर रहे थे वेग बराता चलियाँ और वहाँ पे एक फिल्म चल रही थी लाहौरिये, जिसकी शूटिंग हो रही थी फिरोजपुर में। और वहाँ पे कैमरा रन डाउन हो गया। अंबरदीप हैं वो डायरेक्ट कर रहे थे और कैमरा रन डाउन हो गया तो हमारे डायरेक्टर ने वैसे ही फ़ोन पे बात की, होर अंबर की चलता पिया। वो कहना भाजी की चलना अपना, तो कैमरा रन डाउन हो गया, मैं लगता 2-3 दिन तक शूट होना नहीं। कहना तू फिक्र ना कर, मैं 2 कैमरे नाल कर रहा, मैं एक कैमरे नाल काम चला लांगा, मैं एक कैमरा भेज रहा, ये पहुँच जाएगा तेरे को 3-4 घंटे तक। 3-4 घंटे उदा ही कढ़, 3-4 घंटे बाद तेरा शूट शुरू हो जाएगा, डोंट वरी। यानी कि ये भावना है। और मेरा बस यही, हमारे में थोड़ी सी तो ये रहती है कि हम अलग अलग रह के इकट्ठे रहना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी, जिसे कहा जाए, हम लोगों में कमी है। और वहाँ स्टारडम नहीं है, वहाँ स्टारडम बिल्कुल नहीं है। ये बीनू ढिल्लो, अमरिंदर गिल और बहुत बड़े बड़े, ये BN शर्मा तो खैर मेरा को एक्टर है पुराना थिएटर का, और भी बड़े बड़े जो नाम है वो पैर छूते हैं। हाँ, सर जी आशीर्वाद दो, ये करो वो करो, सबसे बड़ी बात। और इतने प्यार से रहते हैं सेट पे, मतलब ही नहीं यार कोई लड़ाई या कोई वाद विवाद या कोई मतभेद हो जाए। हाँ, जहाँ क्रिएटिविटी का सवाल है वहाँ डिस्कस करते हैं, पर ये नहीं है कि मेरी ही बात अच्छी है। ये वहाँ पे बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात, दर्शक जहाँ ताल्लुक है दर्शकों का, उनकी इंटरनेशनल मार्केट है। और हमारी हरियाणा में भी, हरियाणा होते हुए भी उसमें एक छोटी सी मार्केट है। हमें कुछ ऐसा व्यापक सोचना पड़ेगा जैसे कि हम पंजाब का भी कुछ हिस्सा यानी कि उसमें मिला लें अपनी कहानी में। और वो हमारी कहानी है ऐसी, जैसे वेग बराता चलियाँ थी, वो हरियाणा से भी उनको कमाई हुई और US से और उधर यानी कनाडा से भी कमाई हुई। पता नहीं, मेरी ये सोच है, मेरा भी ये मानना है। मैंने औरों को, पंजाबी फिल्म मेकर को भी कहा है, कई लोग आए भी हैं ऐसी कहानियाँ लिखवाने मुझसे। तो अभी तो ये लॉकडाउन है, उसके बाद कभी बैठेंगे, सारे विचार करेंगे। मेरा मतलब तो ये है कि पहले तो हमारी एकता, एकजुटता, एक दूसरे को उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, ये जिस दिन आ गया तो हम लोग कामयाब हैं। और इसके लिए हमारा हाइफा बहुत अच्छा कदम है। सबको शुभकामनाएं, सबको धन्यवाद। रवि जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये मुझे भी फील हो रहा है और सभी को फील हो रहा है कि हम एक दूसरे की टांग बहुत खींच रहे हैं। सभी अपने फील्ड में काम करें। आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि एकता बहुत ज़रूरी है। हम एक दूसरे की फिल्म को सराहें भी, देखें भी, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको मिलजुल कर दूर करें। एकता में बल है। बिल्कुल ठीक है सर। और आफ्टर लॉकडाउन लेट अस वर्क ऑन इट एंड थिंक ओवर इट। थैंक यू रवि जी, नमस्कार। सुनीता जी नमस्कार।
माफ़ी चाहूँगा, आज मैं आपकी यात्रा में पूरा शामिल नहीं हो पाया, बस शुरुआत ही कर पाया। और मैं आपको फ़ोन करूँगा कि क्या कारण था। मैं इसमें चार्जिंग कम था तो मैं मोबाइल लेके नहीं गया, नीचे किसी काम की वजह से गया था और वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई, सोसाइटी का ही बात था, तो मैं काफ़ी देर वहाँ लग गया। तो मुझे लगा चलो मैं सुन लूँगा, साथ साथ सफ़र में नहीं शामिल हो पा रहा हूँ तो बाद में सुन लूँगा, और मैं पूरा सुन लूँगा। शुरुआत में मैं था, बड़ा अच्छा लगा था, आपकी फ़िल्म मिलने तक, शूटिंग तक मैं था आपके साथ, लेकिन उसके बाद नहीं हो पाया, लेकिन आई एम वेरी सॉरी। और लेकिन अभी बहुत सारा कुछ है सुनने का, तो मैं अभी जल्दबाजी नहीं करूँगा, जल्दी ही सुनता हूँ। और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जितनी ईमानदारी से और प्यार से इनोसेंटली आपने अपनी बातें शेयर की हैं, बिना लाग लपेट के और बिना ही उसके, बहुत ही बढ़िया। बस मैं पूरा सुन के फिर से आपसे बात करूँगा। थैंक यू सो मच सुनीता जी, आपका हाइफा फैमिली में अपने संस्मरण शामिल करने के लिए थैंक यू। एंड वंस अगेन मैं आपको बधाई देता हूँ, आपको उसके लिए, भविष्य के लिए। और हमारे डॉक्टर साहब को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे परिवार को हाइफा फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे मालूम है आप एक बार बीच में ग्रुप छोड़ गई थी, वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत काम कर रहे थे और आपको भी बहुत बिजी रहना पड़ रहा था कोरोना काल में, और काफ़ी पेशेंट्स थे। तो प्लीज़ कीप इट अप, ये बहुत ही पॉजिटिव बातें आपने बताई थी। एंड थैंक यू सो मच सुनीता जी, वंस अगेन आपका परिवार में आने के लिए। जय हाइफा, थैंक यू सो मच सुनीता जी। हेलो सुनीता जी, आपकी जर्नी पूरी देखी सुनी, और मैं बीच में बोली नहीं, कई जगह बीच में मुझे छोड़कर भी जाना पड़ा, ज़रूरी कोई काम था, और फिर दोबारा आके सारी चीज़ें सुनी हैं, क्योंकि बिना पूरा यात्रा का वर्णन सुने मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी। और जिस सरल सहज भाव से आपने अपनी बातों को, अपने संस्मरण और अपनी पुरानी यादों को जीवंत किया है इस मंच पर, बहुत अच्छा लगा, रोचक रहा वो सब। और आपने बड़ी ही सहजता से ये स्वीकार किया कि आपने कोई फिल्म लाइन में संघर्ष नहीं किया। बहुत ही अच्छी बात है ये, और उसका कारण ये रहा कि आपको भगवान ने, मतलब भगवान का आशीर्वाद आपको रहा कि आपको सब कुछ बड़ी आसानी से भगवान ने दिया। बहुत ही बढ़िया बात है, और मैं दुआ करती हूँ आगे भी भगवान अपने आशीर्वाद को आपके जीवन में ऐसे ही आपके परिवार पर बनाए रखे। और एक औरत अपने पूरे घर को संभाल कर, अपने बच्चों की परवरिश में और अपना जो परिवार है पूरा, उसमें अपने समय को अच्छी तरह से सहेज कर और लगा कर, जो उसके पास अपने लिए समय होता है वो बहुत मुश्किल से मिल पाता है, और मिलता भी है तो हम लोगों में इतना, सभी में गुण नहीं होता कि उस समय को किसी क्रिएटिव काम में लगा सकें। तो ये आपकी क्रिएटिविटी और आपका टैलेंट था, कि वो स्किल्स थी आपके पास, कि उस थोड़े से टाइम जो बचा पाई आप अपना परिवार को देने के बाद, उसको आपने एक अच्छे काम में लगाया, क्रिएटिव कार्य में लगाया, और कुछ फिल्मों में और कल्चरल जो आपने एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, बताया कॉलेज टाइम से भी और आगे भी, उसमें दे पाई आप। किसी भी समारोह में फिल्म को छोड़कर भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें करना अपने आप में गर्व की बात है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस मंच पर सभी लोग अपने जीवन की जो अनुभव हैं, चाहे वो कड़वे अनुभव हैं, मीठे अनुभव हैं, सब बड़ी सादगी से, बड़ी सरलता से और ईमानदारी से शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से बता रहे हैं। तो सबको इस चीज़ से एक सुखद अनुभूति हो रही है, और एक ताकत भी मिलती है एक दूसरे के बारे में जानकर, उनके जो है खट्टे मीठे अनुभवों से परिचित होकर। तो आप की यात्रा सुनने के बाद मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूं, और ऐसे लगता है कि जैसे एक मुलाकात हो गई है। तो ये मंच जो है, चाहे हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, पर जो वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है उसके ज़रिए ऐसा प्रतीत होता है हर बार कि हम आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। तो भगवान
आपके ऊपर यूं ही अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, अपना आशीर्वाद रखे और आप हमेशा ही ऐसे मुस्कुराती रहें। थैंक यू सो मच।